हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का जो चौथा अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये अध्याय विश्व की जनसंख्या की संरचना के बारे में है, यानी कि जनसंख्या एक संसाधन है, मानव एक संसाधन है और इस मानव संसाधन की या जनसंख्या संसाधन की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। कि सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जनसंख्या संरचना का मतलब क्या है कि जनसंख्या संरचना से तात्पर्य जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं से। कोई भी वस्तु होती है उसकी कुछ विशेषता होती है कि वह किस तरह की है, उसके क्या गुण है, क्या अवगुण है। उसी तरह से जनसंख्या भी या मानव संसाधन की भी विशेषताएं होती है और उन विशेषताओं के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत दिया हुआ है। और ये विशेषताएं क्यों महत्वपूर्ण है, इन विशेषताओं के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम देखते हैं। कि ये महत्व इसलिए है कि जनसंख्या की संसाधनता को समझने के लिए, जनसंख्या एक संसाधन है और उसको समझने के लिए हमें जनसंख्या संरचना की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद ये जनसंख्या संरचना जब हम पढ़ेंगे तो जिस क्षेत्र के अंदर भी जनसंख्या रहती है तो उस क्षेत्र के प्रादेशिक विकास की प्लानिंग या नियोजन के लिए ये महत्वपूर्ण होती है जनसंख्या संरचना को समझना। किसी भी क्षेत्र का जब प्लानिंग की जाती है उसके विकास के लिए तो ये देखा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या किस तरह की है और फिर उस जनसंख्या को देख समझ कर फिर वहाँ पर विकास की योजनाएं बनाई जाती है। तो ये आपने देखा इसकी परिभाषा और इस जनसंख्या संरचना को समझने का महत्व। तो अब जब हम जनसंख्या संरचना को पढ़ते हैं या इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से गुण है जनसंख्या के, उन गुणों को उस जनसंख्या संरचना के घटक कहते हैं, घटक। और इस पार्ट के अंदर आपको ये 5 घटक पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा जनसंख्या की आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। आयु संरचना में हम देखेंगे कि जिस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है उसमें किस आयु वर्ग के लोग हैं, यानी कि वहाँ पर बच्चे कितने हैं, वयस्क कितने हैं और बूढ़े या वृद्ध आयु वर्ग के लोग कितने। जब आयु के बारे में बात की जाती है, किसी देश की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के मनुष्यों की संख्या कितनी है, इसके बारे में जब बात की जाती है तो वो कहलाती है जनसंख्या की आयु संरचना। उसके बाद लिंगानुपात में हम देखेंगे कि वहाँ पर जो है स्त्री और पुरुष कितने हैं। उसके बाद जनसंख्या संगठन, यानी कि ग्रामीण और शहरी जीवन कितना है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में बात की जाएगी जनसंख्या संगठन में। उसके बाद साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कोई भी भाषा लिख पढ़ या समझ सकते हैं। और व्यावसायिक संरचना, यानी कि वहाँ पर कितने लोग कृषि कार्य से संबंधित है, कितने लोग जो है वो दूसरे उद्योग धंधों से या फिर अन्य सेवाओं के अंदर है, उन व्यावसायिक संरचना के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयु संरचना के बारे में। तो आयु संरचना के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है आयु संरचना, कि किसी देश में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, या लोगों की संख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं, वृद्ध कितने हैं, वयस्क कितने हैं,
तो जब ये बात की जाती है तो कहलाती है जनसंख्या की आयु संरचना कहलाती है। और जब जनसंख्या की आयु संरचना बात करते हैं तो ये भी जो है आयु संरचना 3 प्रकार से निकलकर अपने सामने आती है, जिसमें बाल आयु वर्ग है, वयस्क आयु वर्ग है और वृद्ध आयु वर्ग है। बाल आयु वर्ग में 0 से लेकर 14 वर्ष तक की जो भी जनसंख्या है वह बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। 0 से 14 साल तक की जनसंख्या। और 15 से लेकर 64 साल तक की जो लोग हैं, 15 से लेकर 64 वर्ष तक की जो भी जनसंख्या है वह वयस्क आयु वर्ग कहलाती है। और उसके बाद जो 65 वर्ष या उससे अधिक की जो भी जनसंख्या है वह जनसंख्या वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। अब देखिए यहाँ पर बाल आयु वर्ग यानी कि बच्चे क्या होते हैं? अभी ये लोग कोई भी काम वगैरह नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादातर जो है पढ़ते हैं या अपने माता पिता से ही अपने जीवन की आवश्यकताओं की जो भी पूर्ति होती है उसके लिए वो अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं। तो ये बाल आयु वर्ग की जो जनसंख्या है ये आश्रित जनसंख्या कहलाती है, आश्रित वर्ग। और ये आश्रित किस पर होते हैं? ये वयस्क आयु वर्ग पर होते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर 20 साल से ऊपर और से ऊपर के होते हैं। तो वयस्क आयु वर्ग के ऊपर ये जो बाल आयु वर्ग की जनसंख्या आश्रित होती है। और इसी तरह से वृद्ध आयु वर्ग भी, चूँकि इनको कोई भी काम वगैरह करने की जो इनके शारीरिक क्षमता जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी होती है, तो ये वृद्ध आयु वर्ग भी वयस्क आयु वर्ग के ऊपर आश्रित होते हैं। तो बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग दोनों आश्रित जनसंख्या, और किसके ऊपर आश्रित होती है? ये वयस्क आयु वर्ग के ऊपर आश्रित होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वयस्क आयु वर्ग ही जो है वो किसी भी देश का उत्पादक समाज होता है। उत्पादक, यही लोग काम धंधे करते हैं और यही लोग जो है वो उत्पादन के अंदर योगदान देते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इस आयु वर्ग का योगदान होता है। ये उत्पादक होते हैं। यही आयु वर्ग जो प्रजननशील होता है, यानी कि यही लोग संतान उत्पन्न करते हैं और देश की जनसंख्या को बढ़ाने में योगदान इनका होता है। तो प्रजननशील होते हैं। फिर जो है ये देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान इसी आयु वर्ग का होता है। देश के विकास में योगदान वयस्क आयु वर्ग का ही होता है। तो ये आपने जो है वो जनसंख्या संरचना की परिभाषा और आयु संरचना के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि ये जो वयस्क आयु वर्ग होता है ये भी जो है वो 2 कैटेगरी के अंदर जो है वो बंटा हुआ होता है। एक तो होता है 15 से लेकर 34 वर्ष तक। 15 से 34 वर्ष, 15 से 34 वर्ष तक की जो ये पीढ़ी है ये कहलाती है युवा वर्ग, युवा। और जो 35 से लेकर 64 साल तक के जो होते हैं वह कहलाते हैं प्रौढ़, एडल्ट। 35 से 64 साल तक के लोग प्रौढ़ वर्ग कहलाता है, प्रौढ़ वर्ग कहलाता है। तो ये जनसंख्या की आयु संरचना के बारे में बात थी। अब हम ये विभिन्न देशों के अंदर या विभिन्न महाद्वीपों के अंदर ये इनके आंकड़े जो है किस तरह के 2015 के हिसाब से हम उनके आंकड़ों के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक के अंदर 2004 के आंकड़े दिए हुए हैं, यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या युवा वर्ग की है या बाल आयु वर्ग की है या प्रौढ़ आयु वर्ग की है। तो ये सभी आंकड़े आपकी बुक के अंदर अभी जो वर्तमान में है इसमें 2004 के आंकड़े दिए हुए हैं। हम जो बात करेंगे वो 2015 के आंकड़ों की बात करेंगे। आप देखिए कौन कौन से आयु वर्ग में
कितने कितने प्रतिशत जनसंख्या है। विभिन्न आयु वर्ग के आंकड़े देखिए, बाल आयु वर्ग में कितने, वयस्क आयु वर्ग में, वृद्ध आयु वर्ग में। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व में कुल कितने जो है प्रतिशत ये विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, और ये आंकड़े सन 2015 के आंकड़े हैं। आपकी बुक के अंदर 2004 के हैं, आप तो 2000 लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से देखिए। विश्व के अंदर बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 26% है 2015 के अनुसार, और वयस्क आयु वर्ग 66% या 66% है, और वृद्ध आयु वर्ग जो है वो है 8%। 26, 66 और 8%, ये 2015 के अनुसार विश्व के कुल आयु वर्ग के आंकड़े हैं। और जब हम विकसित और विकासशील देशों की बात करते हैं तो विकसित देशों में बाल आयु वर्ग के जनसंख्या 16% है, और प्रजननशील या वयस्क आयु वर्ग वो 67% है, और ये जो है वो 17% है आपका वृद्ध आयु वर्ग। तो विकसित देशों में वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, क्योंकि इन देशों के अंदर जन्म दर भी न्यून है और मृत्यु दर भी न्यून है। इसलिए ये विकसित देश अपनी जननांग के संक्रमण की 5वीं अवस्था के अंदर है। तो जब 5वीं अवस्था के अंदर आते हैं तो वहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है, तो वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या अधिक होती है। तो विकसित देश चूंकि जनांग के विकास की या जनसंख्या विकास संक्रमण की 5वीं अवस्था के अंदर, इसलिए वहाँ पर वृद्ध आयु वर्ग अधिक संख्या में पाया जाता है। और विकासशील देशों में बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 29% है, वयस्क आयु वर्ग की 65% और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या 6% है। तो ये आंकड़े 2015 के हिसाब से विभिन्न आयु वर्ग के आप लोग अपनी बुक के अंदर भी देखिए, पढ़िए। बुक के अंदर 2004 के आंकड़े और 2015 के हैं। अब हम इस पार्ट का अगला टॉपिक या जनसंख्या का दूसरा घटक उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है कि जनसंख्या में महिला व पुरुष का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है, या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये लिंगानुपात कहलाती है। आप दोनों चीजें लिख सकते हैं कि जनसंख्या में महिला और पुरुष का अनुपात जब निकाला जाता है तो वो लिंगानुपात कहलाता है, या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है तो ये भी लिंगानुपात की ही परिभाषा है। तो इसको निकालने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। देखिए, लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला, गणितीय फॉर्मूला है ये लिंगानुपात का, कि महिलाओं की संख्या, किसी भी जनसंख्या में महिलाओं की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ध्यान रखिए 1000 है, ये 100 नहीं है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। ये जो लिंगानुपात भारत में, हमारे देश में इस फॉर्मूले से लिंगानुपात निकाला जाता है। और दुनिया के कुछ और देश है जैसे न्यूजीलैंड है या अमेरिका वगैरह है, वहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, यानी कि पुरुषों की संख्या बट्टा महिलाओं की संख्या
इंटू 1000। ये जो है ये कोई अन्य देश है विश्व के, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है या न्यूजीलैंड है, इन देशों के अंदर इस सूत्र से लिंगानुपात निकाला जाता है। और ये हमारे भारत देश में लिंगानुपात इस सूत्र से निकाला जाता है, यानी महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। अब हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं कि विश्व के अंदर जो है वो लिंगानुपात कहाँ का कितना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 2015 के अनुसार विश्व का जो कुल लिंगानुपात था संपूर्ण विश्व का 2015 के अनुसार, ये 2015 के आंकड़े हैं, लिंगानुपात वो था 983, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 983 थी। 1000 पुरुष प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 पुरुष पर 983 महिलाएं। उसके बाद हम एशिया का देखते हैं। एशिया का लिंगानुपात था 964 व्यक्ति। और उसके बाद देखते यूरोप। यूरोप का लिंगानुपात बहुत ही अच्छा है इस मामले में देखा जाए तो, वो 1055 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये क्यों है, इसका कारण भी अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर लैटिन अमेरिकी देश, लैटिन अमेरिकी यानी कि वो देश जहाँ अमेरिका के वो देश जहाँ पर लैटिन भाषा या स्पेनिश भाषा बोली जाती है, लैटिन अमेरिका। और ये ज़्यादातर देश जो है वो किस में आते हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर ही आते हैं। यहाँ का लिंगानुपात था वो था 1033 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। और उत्तरी अमेरिका में जो मुख्यतः कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो देश है, यहाँ की जनसंख्या या लिंगानुपात, जनसंख्या का लिंगानुपात था 2015 के अनुसार 1029 महिलाएं। और ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पर लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1000 ही है। तो ये देखिए पूरे संपूर्ण विश्व का और ये अलग अलग महाद्वीपों का लिंगानुपात। तो मैं बात कर रहा था कि यूरोप का लिंगानुपात क्यों अधिक, इन देशों का लिंगानुपात। देखिए कि यहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें पुरुषों की मृत्यु बहुत ही ज़्यादा हुई थी। या साधारण सी बात है, सेना के अंदर कौन होते हैं, पुरुष ही होते हैं। लड़ने के लिए सीमा पर कौन जाते हैं, पुरुष ही जाते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भी सैनिक मरे बहुत ही अधिक संख्या में मरे। ये जो पश्चिमी यूरोप के देश यानी कि रूस है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश है यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में पुरुषों की मृत्यु हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पर लिंगानुपात गड़बड़ा गया। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा अब भी इन देशों के अंतर्गत है। अब हम विश्व में लिंगानुपात के वितरण की बात करेंगे और विश्व में लिंगानुपात के वितरण के आधार पर जो है वो 4 कैटेगरीज बनाई गई है और प्रत्येक कैटेगरी के बारे में या प्रत्येक वर्ग के बारे में हम बात करते हैं। देखिए विश्व में लिंगानुपात का वितरण के बारे में बात करते हैं हम। तो इस हिसाब से 4 कैटेगरी में ये देश रखे गए हैं, जिसमें पहला है अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश, फिर दूसरा आएगा महिला अधिकता वाले देश, फिर है पुरुष अधिकता वाले देश और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश। तो इनका जो स्केल क्या रखा गया है, यानी कौन सा पैमाना है, यानी पैमाना वही है 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या। तो जिन देशों के अंदर महिलाओं की संख्या 1050 से अधिक होती है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 से अधिक महिलाएं जहां पर होगी, वह अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश
कहलाते हैं। जो कि आप देखिए ये देश है पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप में जर्मनी, इटली वगैरह, ये रूस भी पश्चिमी यूरोप के देश। और फिर इसके अंदर आएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, और इसके अलावा जो है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी देश, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देश अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले, अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश हैं, जहाँ पर लिंगानुपात 1050 से अधिक है। और 1000 से 1050 तक जहाँ पर लिंगानुपात होगा, यानी कि महिलाओं की संख्या 1050 से कम और 1000 से ज़्यादा, तो वो देश महिला अधिकता वाले देश कहलाएंगे। इसके अंदर आपका यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, दक्षिण अफ्रीका के देश, दक्षिण अफ्रीकी देश जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए आप यूक्रेन, बेलारूस, मंगोलिया, थाईलैंड, और उसके बाद जो है वो पोलैंड, कजाकिस्तान, और दक्षिण अफ्रीकी देश, ये महिला अधिकता वाले देश है जहाँ पर 1050 से 1000 तक लिंगानुपात पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पुरुष अधिकता वाले देश, जहाँ पर लिंगानुपात 1000 से 950 के मध्य होता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 से 950। तो इसके अंदर आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान और मैक्सिको, ब्राज़ील, क्यूबा, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, क्यूबा है, ये देश। इन देशों के अंदर लिंगानुपात 1000 से 950 होता है, जो कि पुरुष अधिकता वाले देश कहलाते हैं। और फिर अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों के अंदर जहाँ पर 950 से कम लिंगानुपात होगा, वो देश अत्यधिक पुरुष अधिकता वाला देश होता है। इसके अंदर हमारा देश भारत है, जहाँ पर लिंगानुपात 950 से कम होता है। और यहाँ पर लिंगानुपात कम होने के कारण हम देख सकते हैं कि समाज का परंपरावादी होना, जिसमें पुरुष प्रधान समाज होता है, महिलाओं की हैसियत पुरुषों से कम मानी जाती है, पितृ प्रधान समाज, और महिलाएं जो अशिक्षित होती है, महिलाओं को रोजगार के अवसर नहीं दिए जाते हैं, आर्थिक रूप से वो पुरुषों पर निर्भर होती है। इस कारण महिलाएं जो है वो उनकी जो सामाजिक हैसियत है वो कम होती है। और जब सामाजिक हैसियत महिलाओं की कम होती है तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते हैं। दूसरा, बाल विवाह अधिक होना। जब बाल विवाह होता है तो माताएं जो महिलाएं जो कम उम्र में जो माताएं बनती है और गर्भ या गर्भावस्था में ही जो उनकी मृत्यु हो जाती है या प्रसव के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, इस वजह से भी लिंगानुपात कम हो जाता है।